नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कारक और उसके भेदों के संबंध में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कारक किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, भवन निर्माण की प्रक्रिया में कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और एक उचित कार्यशैली द्वारा भवन का निर्माण संभव होता है। ठीक उसी प्रकार वाक्य में आए प्रत्येक पद को एक दूसरे से संबंधित किए बिना सार्थक वाक्य का निर्माण संभव नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई पद क्रिया को बताने वाला होता है तो कोई संज्ञा की विशेषता बताता है। कुछ पद कार्य के होने का बोध कराते हैं। तो आइए आज की हमारी चर्चा का विषय है कारक। वाक्य में कार्य की भांति कार्य करने वाले पद की जिसके बिना वाक्य की संरचना संभव नहीं है, इसे व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं कारक कहलाते हैं। कारक को उनके निर्धारित चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन के लिए एकाग्रता जरूरी होती है। मैदान में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में के लिए और में ये चिन्ह स्पष्ट करते हैं कि ये कारक चिन्ह हैं। बच्चों, आइए अब मैं आपको कारक के भेद बता दूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक के 8 भेद बताए गए हैं। नंबर 1, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंतिम संबोधन कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म कारक का चिन्ह को है, करण कारक का चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के भाव में, संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर है और संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, ओ आदि है। इस प्रकार मैंने आपको कारक के भेद और उनके चिन्हों की जानकारी प्रदान की। आइए अब क्रमशः एक एक कारक को उदाहरण के साथ स्पष्ट किया जाए। पहला कारक है जिसे हम कर्ता कारक के नाम से जानते हैं। कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया के साथ कौन या किससे प्रश्नों का उत्तर देने वाला शब्द कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियाँ इस प्रकार हैं। ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में होता है। अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान और भविष्य काल संबंधी क्रिया युक्त वाक्यों में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। कारक कर्ता कारक का उदाहरण जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम कर्ता सिद्ध होता है। दूसरा कारक कर्म कारक है। कर्म कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह कर्म कहलाता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पुस्तक कर्म है क्योंकि यह इस पढ़ने की क्रिया में कर्ता का अभीष्ट है। कर्ता अपनी क्रिया में इसे चाहता है। कर्म कारक से संबंधित विशिष्ट जानकारी इस प्रकार है। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर ही कर्म होता है। एक ही वाक्य में क्या और किसे दोनों प्रश्नों का उत्तर वाक्य में मुख्य और गौण कर्म की उपस्थिति प्रदर्शित करता है। इस वाक्य में ये बताया गया कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। मुख्य कर्म यह अप्राणीवाचक होता है और क्या प्रश्न का उत्तर होता है। गौण कर्म जो प्राणीवाचक होता है और किसी प्रश्न का उत्तर होता है। आइए इस कथन को 2 उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जाए। पहला उदाहरण, भौरा फूल के रस को चूसता है। इस वाक्य में भौरे द्वारा रस को चूसना यह मुख्य कर्म है। दूसरा वाक्य, लोग मिठाई खाते हैं। इस वाक्य में लोग मिठाई यह गौण कर्म है। तीसरा कारक करण कारक के नाम से जाना जाता है। करण का शाब्दिक अर्थ साधन है, अर्थात
जिस साधन की सहायता से किसी क्रिया का संपादन कर्ता के द्वारा किया जाता है वह करण कहलाता है। करण कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संयोग और साथ अर्थ में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए वह अपने पिता के साथ बाजार जाता है। अगले कारक जिसे हम संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं, संप्रदान, जैसा कि इस शब्द को ध्यानपूर्वक बोलने से या देखने से स्पष्ट होता है कि सम उपसर्ग का अर्थ है कुछ और प्रदान का अर्थ होता है दिया जाए, अर्थात कर्ता अपने जिसको कुछ प्रदान करे उसे संप्रदान कहा जाता है। जैसे सूर्य के लिए नमस्कार, वह अपने भाई के लिए फल लाता है। इस वाक्य में भाई के लिए यह भाई यहाँ पर संप्रदान सिद्ध होता है। अगला कारक अपादान कारक है। अपादान अर्थात अपादान का अर्थ है अलग होना। जब संज्ञा या सर्वनाम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने के भाव की अभिव्यक्ति होती है तो उसे अपादान कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए पेड़ अपादान है। अगले कारक जिसे हम संबंध कारक के नाम से जानते हैं, संबंध अर्थात दो व्यक्तियों दो वस्तुओं में जो शब्द संबंध स्थापित करे, जो कारक चिन्ह संबंध स्थापित करे। जैसे लव कुश के पिता श्री राम हैं। इस वाक्य में लव कुश और पिता के मध्य में स्थित चिन्ह के सब दोनों शब्दों के बीच में संबंध को अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए लव कुश यहाँ पर संबंध कारक स्पष्ट होता है। अगला कारक है अब जिसे हम अधिकरण कारक जानते हैं। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार, अर्थात समय, आधार या स्थान को बताने वाले शब्द अधिकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आकाश में तारे चमकते हैं। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि तारों का आधार आकाश है, इसलिए यहाँ पर आकाश अधिकरण है। अंतिम कारक जो संबोधन कारक है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधन करने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। उदाहरण के लिए अरे सुमन सुबह हो गई। इस वाक्य में सुमन संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। बच्चों, मैंने अभी आपको सभी कारकों के विषय में क्रमशः जानकारी प्रदान की। अब आइए कारकों में कुछ कारक ऐसे हैं जो हमारे मन में शंका को उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनके चिन्ह एक समान हैं। इन कारकों के अंतर्गत करण कारक और अपादान कारक आते हैं और कर्म कारक और संप्रदान कारक आते हैं। तो पहले मैं आपको करण कारक और अपादान कारक में अंतर किस प्रकार स्पष्ट होता है ये बता दूं। करण कारक के अंतर्गत से चिन्ह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक में से चिन्ह अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, मेरे पिता ट्रेन से मुंबई गए। यह वाक्य करण कारक का उदाहरण है। यहाँ पर ट्रेन के द्वारा पिता जाते हैं इसलिए ट्रेन करण है। दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण, रोहन बस से उतरता है। इस वाक्य में रोहन बस से अलग हो रहा है। रोहन और बस दोनों में अलगाव का भाव अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए यह उदाहरण अपादान कारक का सिद्ध होता है। अब दूसरा कारक है कर्म कारक और संप्रदान कारक। इनका भी कारक चिन्ह को है, लेकिन हम किस आधार पर अंतर स्पष्ट करें आइए मैं आपको बता दूं। कर्म कारक में को चिन्ह को क्रिया के फल का संपादन क्रिया संपादन के फल पढ़ने वाले पद का बोध कराता है, जबकि संप्रदान कारक में को चिन्ह का प्रयोग किसी को कुछ देने के अर्थ में किया जाता है। इस कथन को हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, यहाँ पर बाजार शब्द में को चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए यह कर्म कारक का उदाहरण है। जबकि बंदर मगरमच्छ को फल देता है,
इस वाक्य में मगरमच्छ के साथ को चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन को चिन्ह होने के बावजूद भी मगरमच्छ कर्म न होकर मगरमच्छ को संप्रदान कारक के अंतर्गत माना जाएगा। तो बच्चों, मैंने आपको कारकों के संबंध में विस्तृत जानकारी कराई, उनमें जो शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं उसको भी स्पष्ट किया। अब अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो पर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, अगले विषय के संबंध में मैं आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी कराऊंगी। धन्यवाद।